हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 लेकर के, जिसका नाम है एटम। इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसी के ऊपर बेस्ड है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि अगर देखा जाए तो इफेक्टिव मॉडल जो एटम का था सबसे पहले रदरफोर्ड ही दिया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है सो आगे और एक्सपेरिमेंट जो है सो नील्स बोर आए, उसके बाद डी ब्रोगली आए, तो वो सब बात कहें। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या है। उसके नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उस पर हम लोग नील्स बोर के द्वारा जो है सो क्वांटम थ्योरी दिया गया था, उसी के ऊपर एटम के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इससे पहले जो भी इस पे एटम पे डिस्कशन हो रहा था वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था, जो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। तो उस पे एटम के अंदर जो फिनोमेना हो रहे थे वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि एटम की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो एटम है सबसे पहले एटम के बारे में बात जो है सो डाल्टन किया था। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम को नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। जब 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इससे पता चल गया कि एटम के अंदर भी एक टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो है सो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और एटम टोटल न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, इसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कवरी हुआ है। तो उसी समय जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुई थी 1897 में, तो 1898 में जे थॉमसन के द्वारा जो है सो एटम के ऊपर जो है सो एक मॉडल दिया गया, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे शायद अगर पढ़े हैं तो, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है वो उन्होंने बताया कि जो एटम है वो एस्फेयर की तरह होते हैं और उसके अंदर जो है सो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। तभी तो एटम को हीट करने के बाद क्या होती है, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो इस बात को जो है सो उस समय ठप्पा लगा दिया और मान लिया कि हाँ, एटम के अंदर जो है सो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर बीच में कहीं कहीं फंसे होते हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे जो तरबूज होते हैं जिसको वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में जो लाल वाला पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स को इलेक्ट्रॉन मान लिए। इसलिए कि हीट करने के बाद जो है सो पॉजिटिव चार्ज एटम से बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो ये सब बात पुरानी थी, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि एटम को जब हीट करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका रीजन कुछ और है। तो उसके बाद जो है सो लिनार्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था और लिनार्ड एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला था कि जब किसी कैथोड रे को एटम से पास करा जाता है, एटम मतलब क्या कि एक पतले से फॉइल लेगा, किसी मटेरियल का फॉइल लेगा, तो उस फॉइल का अगर सिंगल लेयर रहेगा, सिंगल लेयर अगर रखा रहेगा तो उसके थोड़ों जो अगर कैथोड रे को पास कराया तो देखा कि एटम के थोड़ों जो है सो कैथोड रे पास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, मतलब खाली जगह है। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है सो ये रदरफोर्ड स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 1998 में उन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद जो है सो ये न्यूक्लियस के बारे में बात की, क्योंकि एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन उस समय ये सब बात साबित नहीं हुई थी, तो न्यूक्लियस के बारे में बात रदरफोर्ड सबसे पहले किए थे। तो ये 1905 से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, या 6 भी हो सकता है, डेटा थोड़ा आगे पीछे हो जाते, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1906 में या जो भी हो 5 में, तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि सच में जो एटम है, एटम के अंदर से अगर हम अल्फा पार्टिकल को पास करा दें तो वो आसानी से पास कर जाता है। अगर मान करके चलिए ये हमारे हाथ में मार्कर है, समझ लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है और सामने जो दीवार है, अगर इस दीवार पे फेंकेंगे तो ये जो मार्कर है वो लौट करके आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक फॉइल रखा, मतलब दीवारी टाइप का अगर मान ले, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या कि गोल्ड फॉइल लिया, मतलब गोल्ड का पतला थिन शीट लिया। उस थिन शीट से जब अल्फा पार्टिकल को पास कराया तो देखा आसानी से पास कर जाता है। तो ये बात लिनार्ड के द्वारा बात कहा गया था कि जो एटम होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं। तो इसी के बेस्ट पे जो है सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ और ये बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन जो है सो 1911 में आकर के उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल तैयार कर लिया और उसके ऊपर जो है सो इन्होंने कुछ एजम्पशन दिया था। तो वही सारे एजम्पशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी बात किए थे वो थ्योरेटिकल बात है। क्योंकि ये सब बात अगर आप किताब खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो आज का हेडिंग यही रहेगा शुरुआत में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग दीजिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये एक्सपेरिमेंट कैसा होता है पूरी डिटेल में हम लोग आज जान लेंगे। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट तो 1905 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जो है सो 1911 में, क्योंकि इसको हम बात करेंगे तो 1911 में रदरफोर्ड के पास दो स्टूडेंट रहते थे, एक का नाम था हांस गीगर और दूसरा था अर्न्स्ट मोर्सडेल। तो हांस गीगर को अगर देखेंगे तो सिंपली ये इस तरह से लिखा जाता है एच, जो पढ़ना गीगर या जीजर पढ़े हैं, एन अर्न्स्ट मोर्सडेल, ऐसे ही कुछ नाम है, मोर्सडेल। यही दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि लैब तो था रदरफोर्ड का, तो ये किसके सजेशन पे किए थे, तो ऑन सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑन सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, क्योंकि सारा सेटअप था रदरफोर्ड का। उन्होंने जो है सो उनको कहा कि चलो इसमें से एक्सपेरिमेंट करो और जो रिजल्ट निकलता है उसका कंक्लूजन बताओ, रदरफोर्ड। और ये रदरफोर्ड भी जैसे छोटे मोटे साइंटिस्ट के स्टूडेंट नहीं थे, ये भी थे, स्टूडेंट था जे थॉमसन का। क्योंकि जे थॉमसन के बारे में जानते हैं कि पहला एटॉमिक मॉडल उन्होंने बताया था, भले ही एटॉमिक मॉडल जो है सो उसका सही नहीं था, लेकिन ये बात तो बताए थे कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं थी। स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यही किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है सो बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं और उस कंक्लूजन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये एच गीगर और अर्न्स्ट मोर्सडेल जो है, इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को नोट किया और उसके बाद जो है सो ये रदरफोर्ड को पहुंचाया, क्योंकि ये उसके टीचर थे और वो दोनों स्टूडेंट थे। तो इन दोनों के बारे में बात किया जाता है कि इसका भी 20 साल का ही उम्र था लगभग, इसका बैचलर डिग्री भी नहीं बोला था, समझिए कि इंटर ही पास था। तो समझ लिया आप लोग से थोड़ा ही 1-2 साल ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इंटर में हैं और वो इंटर पास था। तो अब हम लोग जो है सो वो सेटअप जो लगाया था उस सेटअप को यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वो सेटअप दिया रहता है। तो फर्स्ट सेटअप जो है उसको तो नहीं बनाएंगे हम लोग, सेकेंड सेटअप जो था उसमें उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को जो है सो लेड बॉक्स में रखा जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक लेड बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर जो है सो अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से निकलेगा अल्फा पार्टिकल। तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जनरली जो है बिस्मथ एटम या इस्तेमाल किया जाता है, या बिस्मथ एलिमेंट का, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होते हैं अपने अंदर से अल्फा रे निकलता है। तो अल्फा रे में क्या होती है कि अल्फा का इमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जब निकलेगा तो ये हर डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसको हम लोग कोलिमेट करने के लिए, हम लोग नहीं बल्कि ये रदरफोर्ड थे, उन्होंने किया था कोलिमेट करने के लिए लेड ब्रिक लगा दिया था। ये है लेड बॉक्स, क्योंकि लेड बॉक्स जो होता है वो अल्फा पार्टिकल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग लेड ब्रिक बना देते हैं। मान लीजिए ये लेड ब्रिक, और नीचे भी ये डायग्राम एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही बनाया हुआ है। इससे आप क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल कोलिमेट हो जाएगा। तो ये है लेड ब्रिक्स। इसका काम क्या होता है कि कोलिमेट करता अल्फा पार्टिकल को, ये इसका काम ही है कोलिमेट
अल्फा पार्टिकल इनटू थिन बीम। जिस तरह से लाइट बीम निकलती है उसी तरह से अल्फा पार्टिकल का आप बीम निकलेगा यहाँ से। ये अल्फा पार्टिकल जो निकलती है इसका जो है सो एनर्जी भी बताया जाता है, किताबों में लिखा रहता है कि जो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसका बताया जाता है कि जो नेचुरली होता है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जनरली छोटे छोटे जब भी हम कोई पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो उसका एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा आता है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो बात करेंगे तो उसको He2+, तो इसके अंदर क्या, हीलियम के अंदर जो होती है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो 4 होता है। तो इसके अंदर हम लोग 2 प्रोटॉन पाते हैं और 2 न्यूट्रॉन। अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी हेवियर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का अगर वेट देखेंगे तो 10 के पावर माइनस में 31 होता है केजी में, और इन दोनों का जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 27 होता है। तो अगर देखा जाए तो ये लगभग 10,000 गुना ज़्यादा होता है। अगर एक्चुअल बात करें तो ये लगभग 7,000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हेवियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पाथ में अगर आ भी जाए तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे मान के चलिए एक हाथी चल रही है, रास्ते में एक छोटा सा चींटी आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हाथी को पता भी नहीं चलेगा, चींटी जो है सो ख़त्म भी हो जाए और मर भी जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसके रास्ते से कोई बाधा नहीं होगी। तो उसी तरह से जब अल्फा पार्टिकल चलेगा रास्ते में तो इलेक्ट्रॉन उसके रास्ते में अगर आ भी जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल का बीम निकला है। तो इस अल्फा पार्टिकल को जो है सो थिन फॉयल लेते हैं गोल्ड मेटल का। तो यहाँ पे थिन मेटल शीट जिसको कह सकते हैं, तो इसको हम बना देते हैं कुछ इस तरह से। मतलब गोल्ड फॉयल सिंगल लेयर का लेता है ताकि इसके अंदर जो है सो एक ही एटम का लेयर आए, 2 या 3 एटम नहीं आए। मतलब एक एटम है तो पूरे प्लेट में जो है सो या शीट में एक ही एटम, क्योंकि इसका दूसरा लेयर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दूसरा लेयर रहेगा तो दूसरा एटम आ जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, ये सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर समझते हैं कि जिसमें एक ही लेयर हो। जैसे आप चादर है तो चादर को 2 तक करते हैं, और सिंगल लेयर होता है तो उसको 1 तक कहते हैं हम लोग। तो उसके सामने इन्होंने एक स्क्रीन लगाया, ये समझ गए। उसके बाद जो है सो स्क्रीन लगाया वो भी जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का ही क्यों लगाया कि जिंक सल्फाइड जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट, मतलब जो है सो उसका स्क्रीन है। तो इसको बना देते हैं कुछ इस तरह से। मान लिए कि चारों तरफ से स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ से जो निकला अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम जो होगा वो सीधा पास कर जाता है विदाउट किसी डेविएशन के, और कुछ जो होते हैं वो स्केटर्ड हो जाते हैं। स्केटर्ड को दिखाने के लिए मान लेते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सो कुछ इस डायरेक्शन में चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले गया है। तो इसके बीच जो एंगल, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था और जो डेविएट होने के बाद डायरेक्शन हुआ, उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहेंगे स्कैटरिंग एंगल, इसको स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। मतलब अपने पाथ से ये स्कैटर्ड हो गया है। और मान लिए कि किसी टाइम पे जो है सो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे जब आएगा तो इसके ऊपर जो है सो फ्लैश जलेगा। जैसे ये इस पर अल्फा पार्टिकल फॉल करेगा तो यहाँ पे एक लाइट चमकेगी, और ये लाइट जो है सो हम लोग को नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर जैसा सिंबल बनाया जाता है। ये जो है सो मान लिए कि एक डिटेक्टर है,
और डिटेक्टर जानते हैं कि ये क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है कि ये माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप है। तो टोटल सेटअप यही था। तो यहाँ से जो है सो हम लोग पहले देख लेते एक बार। तो फर्स्ट लिया क्या कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया और उस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को जो है सो यहाँ पे लेड बॉक्स के अंदर कवर कर दिया, ताकि ये जो पार्टिकुलर रेडिएशन निकलेगा अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा और कोलिनियर करने के लिए यहाँ पे लेड ब्रिक्स लगा दिया है। लेड ब्रिक्स का काम क्या है कि वो थिन, मतलब अल्फा पार्टिकल का जो थिन बीम बना देगा, मतलब उसको एक लाइन में कर देगा, कोलिमेट कर देगा। कोलिमेट मतलब होता है कि एक लाइन में उसको ले आएगा। तो यहाँ से एक लीनियर डायरेक्शन में जब चल रही है तो यहाँ पे एक सामने में लगा दिया है थिन फॉइल गोल्ड, मतलब गोल्ड का जो है सो सिंगल लेयर ले करके उसका पतला पतला जो है सो शीट लगाया, मतलब एक ही लगाया है तो उसको एक ही कर सकते हैं। तो गोल्ड ही मेटल का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो इसके पीछे भी रीजन है कि गोल्ड को पीट करके आप पतला थिन शीट बना सकते हैं। अगर इसका साइज़ देखा जाए तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो साइज होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -6 से लेकर के 10 का पावर -8 मीटर तक, बताइए इतना पतला थिन शीट बनाया जा सकता है। और इसी के रेंज में जो है सो उसका सिंगल लेयर आता है। सिंगल लेयर जब आएगा तो उसके अंदर एटम का एक ही लेयर प्रेजेंट होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल अगर आएगा तो किसी एक ही एटम के मतलब गुजरना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल देखा तो अल्फा पार्टिकल जो है सो मोस्टली पास कर जाता है। अगर यहाँ से अगर हम मान करके चलिए 10,000 अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे तो 10,000 अल्फा पार्टिकल में से लगभग 9,986 अल्फा पार्टिकल जो होता है सीधा निकल जाता है। मात्र 14 अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका डेविएशन एक ही डिग्री एंगल होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक एक करके लिखेंगे। उसके ऊपर जो है सो एक ग्राफ भी बनाया गया था उन्हीं के लोगों के द्वारा, अर्न्स्ट मोर्सडेन, और जो है सो उसका साइंटिस्ट का नाम मतलब अर्न्स्ट मोर्सडेन था, और एच गीगर के द्वारा, क्योंकि ये तो बनाया था उनके कहने पे, रदरफोर्ड के कहने पे। तो यही कंक्लूजन को हम लोग देखेंगे। तो पहले इस पर एक बार पहुँच करके इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट करने के बाद जो है सो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं अच्छी तरह से। एक बार इसको अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से या इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आया है उनको हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले इनको जो है सो एक ग्राफ की वजह से दिखाया, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन आप हम लोग लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं, सॉरी डायग्राम बनाए, उसके जस्ट नीचे ही आप लोग लिखिएगा। तो इनके वजह से इन्होंने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। तो ये कुछ इस तरह से था। इस पर रखा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। n बिलोंग कर रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे वर्सेस थीटा रखा। थीटा जो है सो स्कैटरिंग एंगल है, इसको थीटा कर देते हैं। और ये है स्कैटरिंग एंगल, जो कि अभी हम लोग लिखे थे, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे स्क्रीन बनाए थे और यहाँ पे गोल्ड फॉइल था, तो इस तरह से इसको जाना चाहिए। और इस बीच में जो ये डेविएट होता है इसी को हम लोग थीटा कहते हैं, और यही होता है स्कैटरिंग एंगल। तो इन्होंने जो कुछ ऑब्जर्वेशन मिला इनको, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हम लोग यहीं पे नोट कर रहे हैं। तो पहला जो मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट किसी डेविएशन की, मतलब बिना किसी डेविएशन को पास कर जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट अल्फा पार्टिकल, अगर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो ये जनरली 99.86% पासेज विदाउट एनी डेविएशन। तो किसी डेविएशन के बिना अगर पास कर गया तो इसका जो है स्कैटरिंग एंगल जनरली हम लोग थीटा को लिखेंगे, तो थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी तरह का डेविएशन नहीं हुआ, अगर जैसे जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में चले गया है, तो इसमें अगर देखते हैं तो जो स्कैटरिंग एंगल है वो कुछ नहीं, वो 0 है। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो लगभग मैक्सिमम पार्टिकल जो है, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें
तो 10 का पावर 7 इस तरह से कुछ पर किया था, 10 का पावर 6, ये अल्फ़ा पार्टिकल का ऑर्डर है। 10 का पावर मान लीजिए 5, उसी तरह से इसको डॉट डॉट करते करते यहाँ पे जो है सो 10 का पावर 1 पे आ जाते हैं। इस पे अल्फ़ा पार्टिकल। तो इन्होंने देखा कि 0 डिग्री एंगल पे, अगर 0 एंगल यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 20 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है और 80 यहाँ पे है, और लास्ट तक मैक्सिमम कितना जाएगा, 180 तक जाएगा। तो इसको 180 कर देते हैं। उसी तरह से जो है सो ये 20 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, डॉट डॉट करते करते मैक्सिमम जो डेविएशन हो सकता है 180 का। या तो पार्टिकल का जा रहा तो हो सकता है कि वो लोड करके आ जाए या थोड़ा डेविएट हो जाए। ऐसा तो नहीं कि 360 वो घूम करके ऐसे मान के ऐसे गया फिर घूम करके उसी तरफ चले जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर कोई पार्टिकल को फेंके हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो लोड के आ सकता है, नहीं तो चाहे ऊपर डेविएट हो जाए या नीचे डेविएट हो जाए। तो जनरली किसी डायरेक्शन में हो हम लोगों को क्या उससे मतलब है, हम लोगों को तो सिर्फ डेविएशन चाहिए। तो यहाँ से देखा गया कि मैक्सिमम जो पार्टिकल है वो 0 डिग्री, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो डॉट बनाएंगे ये है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद जो है सो इस बहुत सारे डॉट जब मिला उसको तो एक फार्मूला ड्राइव किया और उन सबको मिला दिया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहा है, कितना एंगल पे कितना नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होगा, उसके बीच रिलेशन दिया। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो देखा गया, ओनली बचा कितना इसमें क्या देखेंगे, तो 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल is deviate by more than 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा या 1 डिग्री बराबर जो है सो लगभग देखा गया। अगर 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसमें 14 ही अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था कि जो थोड़ा सा मतलब डेविएट हुआ। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल तो है पॉजिटिव, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बात किए थे हम लोग। जो अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लिया के बराबर होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई डेविएट कर सकता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज ही कर सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहा है उनमें से कुछ डेविएट हो रहा है। इतना ही नहीं, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। तो इसमें अगर थीटा का वैल्यू अगर बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है सो लगभग ग्रेटर देन 1 होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था, 8000 में से 1 in 8000, मतलब 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट बाय मोर देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से, अगर थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे 90 डिग्री से ग्रेटर जो है वो सिर्फ 8000 में से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल है जो वो 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया। मतलब कैसे गया, और अगर ये इस पार्टिकल से नीचे अगर चला जाता 90 होता, मतलब ये कुछ इस तरह से आ गया, ऐसे टकरा करके। अगर यहाँ पे मान लें कि एक शीट है तो ये गया लोड करके कुछ नीचे आ गया। उसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो लिख रहे हैं उसमें देखा गया कि 1 in 10 का पावर 6, मतलब 10 का पावर 6 मतलब होता है कि 10 लाख, इसी को मिलियन कहते हैं। 10 का पावर 6 जो होते हैं उसको मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन में से अगर 1 मिलियन अल्फ़ा पार्टिकल को भेजते हैं तो उनमें से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल होता है कि जो डायरेक्ट जिस तरह से बॉल को फेंकते हैं दीवार पे वो रिटर्न होकर हमारे पास आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ। अगर 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल को फेंका तो उनमें से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो 180 डिग्री पे लोड आया। उसका डेविएशन अगर 180 कहेंगे तो वो समझ लीजिए कि रिटर्न हो गया। तो 1 in 10 की पावर 6 अल्फ़ा पार्टिकल इज डेविएट बाय 180 डिग्री एंगल, या इसी को कह सकते हैं रिफ्लेक्ट बैक।
अगर कोई 180 डिग्री एंगल से स्केटर्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि जैसे उसको फेंक करें वो रिटर्न आ रहा सामने ही, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकते हैं। तो 10 मिलियन मतलब सॉरी 1 मिलियन मतलब 10 लाख पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को अगर फेंका तो इनमें से कोई एक ही अल्फा पार्टिकल है कि वहाँ से जो है सो वो सीधा रिटर्न हो गया 180 एंगल पे। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है कि इसके रास्ते में जनरली हम लोग अब जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जनरली न्यूट्रॉन तो होते हैं चार्जलेस, उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अगर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट के दौरान लिया था गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें बात करेंगे तो 79 होता है। तो 79 तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे 79 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, 79 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इसको जाहिर सी बात है रिपेल कर देगा। जैसे कि मान के चलिए एक साइकिल वाला किसी ट्रक में जैसे धक्का मारता है तो ट्रक को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, साइकिल वाला ही लोड करके पीछे आ सकता है। उसी तरह से अल्फा पार्टिकल जो है सो उनके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट होकर के बैग आ रहा था। तो उस समय तो पता था नहीं कि न्यूक्लियस है कि क्या नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने निकाला कंक्लूजन। तो इसी तरह से बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिया और इन सबको जो है सो मान लिए कि कुछ इस तरह से मिला दिया। तो इसको ये जो है सो ये डॉट लाइन जो डॉटेड लाइन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये जो लाइन ट्रेस कर दिया है उनके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एक फार्मूला ग्रैब किया था, जहाँ पे दिखाते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है n जो है वो स्केटर्ड किसी एंगल पे कितना होगा। तो उसके लिए n इक्वल टू kz स्क्वायर, जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो अगर एलिमेंट बदल दे, मतलब जो गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किए थे तो उस गोल्ड फॉइल को अगर चेंज कर देंगे तो जो स्केटर एंगल पे जो कोई पार्टिकुलर अल्फा पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मान के चलिए किसी पार्टिकुलर एंगल पे 10 अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हुआ है, तो अगर हम मटेरियल जो गोल्ड फॉइल है उसके जगह पे सिल्वर रखेंगे तो उसी एंगल पे जो है सो 10 न होकर के मान लेते हैं कि 12 होगा। तो ये भी ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो के जेड स्क्वायर sin टू द पावर 4 θ/2, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया और उसी पे जो है सो ये कर्व को ट्रेस कर दिया है। तो ये पावर 4 है, 9 नहीं है, ये पावर 4 है। तो ये थीटा जो है सो स्कैटरिंग एंगल है, के कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिख गया है। तो इसी के ऊपर जो है सो न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं। तो ये फार्मूला को नोट कीजिए आप लोग, उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देंगे, उससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वैल्यू क्या क्या है नहीं है। तो इतना को नोट कीजिए। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले बता देते हैं इसमें कौन कौन सा टर्म है। तो के जो है वो कांस्टेंट है, के है कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, और कभी कभी जो आपको कंडीशन दिया रहेगा तो इसका वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कह देगा। और जेड जो दिखा रहा है वो एटॉमिक नंबर है। जनरली आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थीटा जो है सो वो स्कैटरिंग एंगल है। अभी देखे थे स्कैटरिंग एंगल क्या होता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से अगर जो डेविएट हो जाता है तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो ओरिजिनल डायरेक्शन में अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा था, जैसे कि अभी इस तरफ से जा रहा था और कुछ डेविएट इस तरफ हुआ था, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा कहते हैं। तो इसी फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ जो n है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। n जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को, n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये जो पास हुआ है जरूरी थोड़ा है कि सब स्कैटर्ड हो, तो यहाँ से जो है सो स्कैटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड है। ये कितना ये पार्टिकल स्कैटर्ड होगा, क्योंकि मान के चलिए 1000 भेजे हैं, तो 1000 में से अगर 2 ही स्कैटर्ड हुआ है तो इसमें जो n का वैल्यू आएगा वो 2 ही आएगा इस पार्टिकुलर फार्मूला को यूज करने के बाद। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो n दिया हुआ है 1000 इक्वल टू के का वैल्यू कुछ नहीं कहा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, जेड के बारे में भी कुछ नहीं कहा तो उसको भी वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो के जेड स्क्वायर अपॉन साइन θ/2 है। तो थीटा का वैल्यू जो है सो दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो 60/2 30 हो जाएगा। तो साइन 4 30 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि जो
एक्स अल्फा पार्टिकल है वो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हुआ है। तो यहाँ से सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स अल्फा पार्टिकल scattered at 90 डिग्री। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के एन की जगह पे एक्स आ जाएगा और के तो कांस्टेंट है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2 का पावर 4 है। तो यहाँ पे थीटा जो है सो 90 डिग्री है, तो थीटा बाई 2 45 हो जाएगा। तो साइन 4 45 डिग्री है। तो इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो x डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, इक्वल टू, इसको थोड़ा सही से, इक्वल टू। तो अब ये ऊपर रहेगा उसको नीचे लाएंगे, तो इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय साइन टू द पावर 4 45 डिग्री, इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से क्या, हम उसको उल्टा देते हैं। तो साइन 30 डिग्री, इसका पावर 4 रहेगा, के जेड स्क्वायर। तो के जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू जानते हैं और साइन 45 का वैल्यू जानते हैं। तो इसको मिटा करके यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अगर इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। पॉज करके कर लीजिए, कर लिए, चलिए। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आ रहा है x बाय 1000, अरे ये मच्छर क्या हो रहा है, x बाय 1000 इक्वल टू साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 4 पावर है, तो 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय, तो ये साइन 45 का होता है 1/√2। तो ये 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इंटू 1/√2। तो √2 मिलकर 2 हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा, फिर इस 2 मिलकर के इन दोनों कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ रहा है 1000 इक्वल टू 1/4। तो x का वैल्यू जो आ रहा है 250, मतलब 2.5 अल्फा पार्टिकल जो है सो 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर्ड होगा। तो ये कंक्लूजन आ चुका है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है सो सारा कंक्लूजन जब निकल गया, तो इन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया जिसको न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। खास करके ये न्यूक्लियस के बारे में ही बताया था, इसलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके बहुत सारी बात सही भी थे और कुछ बात जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हालांकि बात तो एटम के अंदर जो भी ऑब्जर्व हो रहा है, जो ऑब्जर्वेशन आ रहा, जो इसका कंसेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों का फिट बैठ जाए तो समझिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो फर्स्ट जो यहाँ से इन्होंने बात लिया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल को अगर किसी मेटल फॉयल से जो मतलब गोल्ड का मेटल फॉयल लिया तो उससे पास कराया, तो देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल पास कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो एटम के अंदर है वो बहुत सारे खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल आसानी से पास कर गया है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये लिख बताया इन्होंने अपना मॉडल के अंदर कि एटम हैज़ लार्ज एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम के अंदर जो है वो बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है। तो इसका रीजन आप जानते हैं कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो है सो विदाउट किसी डेविएशन का निकल गया। रीजन मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डेविएशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल
passage without deviation, मतलब बिना डेविएट किए अगर निकल रहा है तो इसका मतलब खाली जगह है। तो फर्स्ट पार्ट यही कह कि एटम के अंदर जो है से लार्ज एम्प्टी स्पेस होते हैं। और सेकेंड बात जो इन्होंने बताया, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्केटर्ड भी हो रहा था, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो स्केटर्ड हो रहा, मतलब उससे रिपेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये बताया कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज present inside एटम, क्योंकि मैक्सिमम भले ही पास कर रहा था लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड भी हो रहा था, इसका मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो कुछ न कुछ उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो रीजन इसका अगर बताना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, सिंपल रीजन है कि 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 1 डिग्री। तो इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको डेविएट कर रहा है। और तीसरा कंक्लूजन ये निकाला बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर 1 मिलियन मतलब 10 लाख अल्फा पार्टिकल को फेंका है तो उसमें से कोई एक ही अल्फा पार्टिकल है कि जो रिफ्लेक्ट होकर के आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटे जगह में, मतलब बहुत ही कम स्पेस में प्रेजेंट है। तो उनका उन्होंने नाम भी दिया, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर के बारे में या न्यूक्लियस की खोज किया था तो ये रदरफोर्ड के द्वारा हुआ था। तो लिखा, ये देखा ने मतलब बताया, दिस पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in very small space called nucleus. Space. This positive charge is considered in very small space inside atom. किसके अंदर था ये? एटम के अंदर। स्पेस इनसाइड एटम। ये सब एटम के अंदर की बात हो रही है। एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने कर दिया और इन्होंने साइज भी कमेंट किया था। जो न्यूक्लियस का साइज जो होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो साइज होता है वो साइज के बारे में अनुमान लगा कि 10⁻15 मीटर है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सो एटम का साइज पता चला था। जो साइज ऑफ एटम का जो होता साइज होता है, वो एटम की साइज के बारे में बात करें तो एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है लगभग एटम के साइज से 1 लाख गुना कम है, क्योंकि ये 10⁻15 है और ये 10⁻10 है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि न्यूक्लियस इज स्मॉलर अराउंड 10⁵ टाइम्स देन एटम। एटम के रिस्पेक्ट में इसका साइज जो न्यूक्लियस का बहुत छोटा, जैसे मान लिया कि ये एक कमरा है, इस कमरा के अंदर जो टोटल एटम को मान लें इस कमरा को, और यहाँ पे जो है सो हम मान लेते हैं कि एक ये तो मार्कर है, इसका तो पिन हेड है, ये जो पार्ट है इसको पिन हेड कहते हैं। तो किसी कमरे के अंदर जो है सो एक छोटे से पिन हेड जो होते हैं, मतलब जो पेन का जो नीब होता है जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में जो पिन हेड कहते हैं, छर्रा भी कह सकते हैं, तो ये पिन हेड जो होते हैं वो पिन हेड के साइज का है न्यूक्लियस, और पूरा ये रूम जो है वो एटम है। तो आप इस एटम के अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारा स्पेस खाली है और छोटे से पार्ट पे, ये जो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसी के अंदर सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका रीजन सिंपल है।
अगर रीजन बताएंगे तो वही रीजन है कि जो 10 लाख में से एक ही अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक कर जाता था। तो रीजन इसका अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, रीजन 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल इज रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो इतना कंक्लूजन इन्होंने दिया था। इसके बाद भी और कंक्लूजन है, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हम बात किए थे कि जो अगर गोल्ड फॉइल लिया था तो गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है अगर हम अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करते हैं तो कुछ डेविएट होता है, मतलब उस पर बम्बार करते हैं। तो अगर गोल्ड फॉइल को अगर हम चेंज कर दें, मतलब गोल्ड के जगह पे जो है सो सिल्वर फॉइल रख दें, तो जो पार्टिकुलर एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा था तो वो कुछ और होगा। तो यही चौथा पॉइंट है, इसको पहले नोट कीजिए। कर लिए? तो चलिए तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर है, इसलिए कि किताबों में देखेंगे तो वो पूरा एक कहानी की तरह बता देता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम कर देते हैं ताकि आपको जब कॉपी रिवीजन करने में अगर कोई परेशानी ना हो, अगर बाद में करेंगे तो फोर्थ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पार्टिकुलर एंगल थीटा पे, पार्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल। फॉर ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ गोल्ड फॉइल पे ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा लिया होगा, उनमें से बहुत का तो जिक्र भी नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई साल किए, लगभग 5 साल के अराउंड किए थे। उस बीच में 100 बार किए होंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अलग अलग तरह के मेटल फॉइल को इस्तेमाल किया, तो देखा कि जो स्कैटर्ड एंगल है किसी स्कैटर्ड जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कर रहा है कि किसी खास एंगल पे अगर जो गोल्ड फॉइल था उसके जगह पे सिल्वर फॉइल रख दिया तो कुछ और आया, उसके जगह मान लीजिए जो जिंक फॉइल रख दिया तो कुछ और आया। तो इसी तरह से जो है सो अलग अलग एलिमेंट, मतलब मेटल हम बदल रहे हैं तो मतलब मटेरियल जो बदल रहे हैं फॉइल का, तो इसका मतलब एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर दिखा। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स। तो डिफरेंट मेटल फॉइल्स का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब हो रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि फॉइल अगर बदल रहा था तो इसका मतलब जो है उसका एलिमेंट बदल रहा था। अभी हम लोग नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो देखे थे वो n इक्वल टू जो था वो k z² sin टू द पावर 4 θ/2। तो यहाँ पे z जो देख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये z जो है एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या अलग अलग फॉइल अगर इस्तेमाल करेगा तो एलिमेंट बदलेगा, एलिमेंट बदलेगा तो एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है बदल रहा है। तो एटॉमिक नंबर बदल रहा है, इसका मतलब क्या अलग अलग फॉइल के लिए जो स्कैटर्ड एंगल है वो अलग अलग होगा। और 5वां पॉइंट उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस है अंदर में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से है, क्योंकि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो बता दिया था कि जो सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं प्रेजेंट उसी तरह से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया ये कुछ अजीब बताया, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन थ्योरी था वो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट था, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको नील्स बोर आकर के सही किए। तो यहाँ पे दिए थे द इलेक्ट्रॉन attracted by nucleus due to electrostatic force। क्योंकि देखिए न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये दोनों के बीच क्या होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे अट्रैक्शन लगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल दोनों हैं, तो चार्ज पार्टिकल जो होती है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दो मास होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट पुल्स टुवार्ड्स न्यूक्लियस। तो ये बात क्या समझिए पहले, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा भी रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा पुल भी नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलिए रस्सी में किसी को बांध कर आप खींचेंगे तो जाहिर सी बात है को आपकी तरफ आएगा। तो एक और है कि रस्सी में बांध कर किसी पत्थर को आप उसको घुमा भी सकते हैं, तो उसमें फोर्स तो लगेगा, भले आपकी तरफ नहीं आए, लेकिन उसका जो है सो यूटिलाइज करके वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर सकता है। तो जैसा कि मानते हैं कि जो प्लेनेट जितने भी हैं वो सन के चारों तरफ जो है सो मूव करता है, और इन सन के बीच और प्लेनेट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन फिर भी जो प्लेनेट, जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ एक प्लेनेट है, तो ये सन के पास तो जाता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसके वजह से ये चक्कर काटता है चारों तरफ, मतलब गोल गोल। तो उसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल चक्कर काटता है। किस फोर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स का यूटिलाइज कर करके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है। जैसे कि हम लोग बात जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपने एक ऑर्बिट में होते हैं, और ऑर्बिट के चारों ओर, अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ऑर्बिट में जो है चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं, और उसका स्पीड में अगर बात करें तो 10⁻6 मीटर पर सेकंड के अराउंड होता है। अपने सोलर सिस्टम में उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहाँ पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो देखिएगा वो 10⁻6 मीटर के रेंज में ही आता है। सिलेबस में है ही, मतलब एटम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। नेल्स बोर्ड अगर नेक्स्ट लेक्चर अगर बनेगा तो उस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट पुश टुवर्ड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज this force to revolve in circular path around nucleus like प्लेनेट। इस मॉडल को जो है सो न्यूक्लियर मॉडल को रदरफोर्ड प्लेनेटरी मोशन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा ही एग्जांपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व इस तरह करते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो जस्ट लाइक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। और ये जो बात बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। चलिए, इसका ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे ही बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इस तरह से दिखेगा। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, मान लेते हैं कि इसके तरफ जो है सो कुछ इस तरह से हम सेल बना दिए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे रिवॉल्व करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके वजह से जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल की ओर फोर्स लगेगा, और इसी को हम लोग Fe इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है Fe, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के। इसके ऊपर हम लोग जो है सो इसका इस्तेमाल कर करके नेक्स्ट लेक्चर में कितना रेडियस पे ये रिवॉल्व करेगा, क्योंकि इसके वजह से जो है सो ये बताया था कि रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे जो है सो एक पॉइंट लिख देते हैं, रिवॉल्व इन एनी
सर्कुलर पाथ। तो यही थोड़ा सा ये मिस्टेक कर गए थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो पार्टिकुलर सर्कल पाथ पे ही करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो किसी भी सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता था। तो यही इसका डिमेरिट भी हुआ था, क्योंकि इसके वजह से जो है सो थोड़ा डिमेरिट में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके पास एक्सेलरेशन है, और ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे रेडिएशन इमिट होगा। रेडिएशन इमिट होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, चक्कर काटते काटते इसका एनर्जी लूज भी होगा। लूज होने की वजह से ये लगातार फोर्स भी इन्वर्ट करेगा। जैसे मान के चलिए अगर कोई आदमी को अगर बांध करके उसको इस तरह से आप खींचिए, वो मूव भी कर रहा है और खींच भी रहा है, धीरे धीरे अगर उसका स्पीड कम होता जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे लूज पड़ता जाएगा, तो उसको आप अपने तरफ खींच सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये किसी भी रेडियस में ये मूव करेगा। मूव करने के बाद जो है सो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, अगर सर्कुलर पाथ पर अगर चल रहा है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, तो जिसकी वजह से इसका एनर्जी जो है सो घटना चाहिए और ये फॉल करके न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा डिमेरिट इसका हो गया था, उस पर हम लोग आते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, पहुँच करके अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने साइज का भी एस्टिमेशन बताया था कि जो साइज होती है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। वो किस तरह से किया था, तो वो इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो उसके लिए हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अल्फा पार्टिकल कितना नज़दीक तक न्यूक्लियस के जा सकता है। तो उसी को इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब न्यूक्लियस के कितना नज़दीक तक अल्फा पार्टिकल पहुंच पाएगा। तो उस डिस्टेंस को जो होता है R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक मतलब एटम बनाते हैं, तो एटम के अंदर जो है सो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये एटम कुछ इस तरह से है, ये मान लीजिए कि एटम है और इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस है, और इसके सामने जो है सो हम लोग रखते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जैसे बम्बार्ड कराएंगे, तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने के बाद जो है सो ये इस तरह से आएगा। तो मान लिए कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल को इस तरह से हम लोग लेड बॉक्स के अंदर रखते हैं और यहीं पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को इस तरह से दिखाते हैं। और ये कुछ इस तरह से मान के चलिए ये आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम लोग पहले कर लीजिए कि किस तरह से ये लीनियर पाथ पे चलता है। तो मान लें कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुँचा, और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो लास्ट में बचा वो R0 है। इनिशियली अल्फा पार्टिकल जैसे इमिट करेगा तो इसके पास कुछ एनर्जी होता है, जैसे हम लोग बात कर लिए शुरू में कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी होता है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हुआ, जिसकी वजह से ये मतलब फॉल के पास जा रहा था। फॉल के अंदर क्या एटम है, तो एटम के पास जा रहा है, तो एटम के अंदर ये घुसेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल समझिएगा कि हाथी है और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चींटी है। तो चींटी क्या बिगाड़ सकता है हाथी का, तो उसी तरह से ये अल्फा पार्टिकल है। तो इनिशियली मान लिए कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इनिशियली इस जगह पे है और इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि जनरली देखेंगे तो एटम के रिस्पेक्ट में जो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा वो 1 मिलीमीटर को भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम का साइज जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे 1 मिलीमीटर, तब भी वो 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये R0 और फाइनली जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है। तो इससे हुआ क्या होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये आया होगा, और यहाँ तक आते आते अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है वो 0 हो चुका होगा, और उसके बाद ये रिपेल करेगा, ये फिर लौट जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जो बचेगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में वो R0 है, इसी को क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे कि इनिशियली मान लिया कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मान लिया कि इनिशियली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस 100 मीटर 10 मीटर 20 मीटर कुछ नहीं होगा, वो मिलीमीटर के रेंज में ही आ जाएगा।
तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का एयर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराने के लिए आप लोग सीखे होंगे क्लास 11th में कि इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो फाइनल ही होगा। तो यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और फाइनली जो है सो अल्फा पार्टिकल आर नॉट डिस्टेंस पे है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या आई मान लेते हैं और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यू आई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो के एफ, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसको यू एफ मान लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होना है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का स्पीड घट करके जीरो हो चुका होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रुक गया, उसके बाद ये रिपेल होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होता है U इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। जैसा कि हम जानते हैं कि R जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसके लिए मतलब ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर रखा रहेगा, तो इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होना ही, क्योंकि तभी तो अल्फा पार्टिकल वहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद लौट करके रिटर्न आएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी था वो सारा का सारा स्टोर हो चुका पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो के इनिशियल को हम लोग जनरली के लिखते हैं, तो ये जो है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको के अल्फा कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए के Q1 इंटू Q2, तो अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन है, तो 2E लिख सकते हैं इसको, तो के हो जाएगा 2E। के अल्फा मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कांस्टेंट है, जिस तरह से वहाँ पे कांस्टेंट है 2E। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है Z इंटू E, क्योंकि जितना जो अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो भी है, मान के चलिए अगर सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इसलिए है कि उसके न्यूक्लियस में जो होते हैं वो 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है। तो 11 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 11 प्लस 11E, तो यहाँ पे प्लस Z, मतलब जितना भी अगर न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो एटॉमिक नंबर इंटू प्लस ई चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये ZE आ जाएगा। और जो बचा सेपरेशन है वो R0 है, ये है R0। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इसको R0 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो R0 जो आ जाएगा, इस केक को हम लोग 1/4πε0 लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और ये जो है सो इसको ऊपर ही लिख देते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे आ जाएगा। अब बचा ऊपर क्या है, तो 2ZE², 2ZE²। तो ये अल्फा पार्टिकल कितना मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकता है, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, वो आ चुका है। तो इससे हम लोग जो है सो एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली अभी हम लोग माने थे कि अल्फा पार्टिकल जो निकलती है शुरुआत में, तो मैक्सिमम हम लोग मानेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम था 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप चाहें तो इसका PDF नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता चल चुका है, और ये एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू जानते हैं आप। एप्सिलॉन नॉट का जो अगर वैल्यू बताएं तो वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद बचा क्या, Z। तो अगर गोल्ड मेटल के लिए हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे फॉर
गोल्ड मेटल। तो गोल्ड फॉइल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है Z = 79 होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी आप जानते हैं, जो होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये सारा डेटा जो दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मान लें तो उस समय जो है सो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक चल जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे, मान लीजिए जो नेचुरली जो एनर्जी होता है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। अगर हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर करके उसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना जब बढ़ाएंगे तो सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम हम सब लोग सारा तैयार किए थे वो एक वैक्यूम चैम्बर में रखा गया था, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर में ना तो एयर रहेगा ना तो कुछ और रेसिस्टर रहेगा। किसी तरह का रेसिस्टेंस अगर नहीं होगा तो जो मेजरमेंट आएगा बिल्कुल एक्यूरेटली आएगा। तो ये डेटा का हम लोग वैल्यू पुट कर करके हम लोग एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस का साइज का जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला पे ही हम लोग पुट करेंगे। तो ये टर्म नया जो आता है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज कितना होता है इससे अंदाजा लगाइए। तो R0 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से। तो 2 हो जाएगा इंटू जेड के जगह पे 79 इंटू ई है, तो ई के पावर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो सारा ऐसा यूनिट में है, तो हम लोग जो रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से जो आएगा ये डिस्टेंस वो मीटर में आएगा। सबको ऐसा यूनिट में रखे हैं। डिवाइड बाय 4 पाई, तो 4 का तो 4 ही रहेगा, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ε0 है, तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो ये हो जाएगा 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले मेगा है, तो मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जो होता है 1.E × 10⁻⁻19, ये भी जूल में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होता है 1 EV = 1.6 × 10⁻⁻90 जूल एनर्जी होता है। क्योंकि जब हम एटॉमिक फेनोमेना मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर किसी भी एनर्जी को मेजर जब करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जनरल एनर्जी आएगा, उसको जो सिंपली E × V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बावजूद, क्योंकि सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो कुछ जो वैल्यू आया वो 30 × 10⁻⁻15 मीटर, और इसको कहते हैं फर्मी। तो जनरली इसको 30 फर्मी मतलब FM होता है, और ये FM मतलब ये रेडियो सुनने वाला FM नहीं, ये फर्मी होता है। इसको 1 फर्मी = जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं। ये एस्टिमेशन साइज था, लेकिन एक्चुअल साइज ऑफ जो गोल्ड होता है वो इससे छोटा होता है। जो एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड एटम, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात थी, उसके बाद जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो वहाँ से जो निकल गया वो होता है अप्रोक्स वैल्यू होता है लगभग 6 फर्मी। मतलब देखिए अंदाजा तो लगा लिया, ये भी फर्मी तक पहुँच चुका था, क्योंकि एटम का साइज अगर देखा जाए तो वो एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, और ये लगभग 30 फर्मी बताया। तो इसके फर्मी मतलब थोड़ा का ही डिफरेंस, ये भी फर्मी तक पहुँच गया था, मतलब अल्फा पार्टिकल फर्मी तक पहुंच गया है। तो ये जो न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग फर्मी में होता है, 1 फर्मी 2 फर्मी 3 फर्मी, यहाँ से देख रहे हैं तो 6 फर्मी है। तो ये बहुत छोटा साइज है। एटम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 10⁵ मतलब 1 लाख गुना छोटा होता है। तो इतना बात को आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है इम्पैक्ट पैरामीटर, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसका काम क्या है इसको देखेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर ही डिसाइड करेगा कि कितना स्कैटर होना है।
इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको रिप्रेजेंट बी से जनरली किया जाता है, किताबों में भी इसको बी से ही रिप्रेजेंट किया होता है। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ये होता क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अभी फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस इस तरह से होगा और यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं। तो मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल को इस तरह से फेंक रहे हैं, अल्फा पार्टिकल इस तरह से फेंक रहे हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे तो आएगा ही, ये ऐसे आएगा और ये जो जाकर के इस तरह से डेविएट हो जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को देखेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के बाद जो अल्फा पार्टिकल है ये दूर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है इसको R0 कहते हैं। ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। जरूरी नहीं है कि जो अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्ट जो लीनियर डायरेक्शन में जाएगा उसी समय क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगा, वैसा जरूरी नहीं है। लेकिन अब जो कह रहा है कि जो इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये है, इससे लाइन ज्वाइनिंग, मतलब मान लीजिए कि इसका लाइन ज्वाइनिंग करने वाला जो है सो ये कुछ इस तरह से है। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या अल्फा पार्टिकल का ये है अल्फा पार्टिकल। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है ये बी है, इसे कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर आप यहाँ से आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर ही डिसाइड करेगा। अगर बी का वैल्यू हम रख लें 0, तो बी का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अलाइन हो जाएगा। तो ये चाहेगा कोलिजन करना न्यूक्लियस से, लेकिन न्यूक्लियस के पास पहुँचते ही उसके पास क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में इसका सारा एनर्जी काइनेटिक जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से इसका स्पीड 0 होगा। उसके बाद ये रिपेल हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ाने पे, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर को घटाने, मतलब बी का वैल्यू को कम करेंगे तो स्कैटरिंग जो एंगल था, मतलब जो है सो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो कितना स्कैटर्ड हो रहा था तो वो पाई हो जाएगा। तो इससे डिसाइड करता है कि अगर जितना छोटा इम्पैक्ट पैरामीटर रखेंगे उतना ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड होगा। स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग जिसको थीटा कहते थे, वो लगभग जो हो जाएगा 180 के करीब। अगर इसी तरह से हम बी को मतलब बढ़ा करके बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कर दी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या कि इसको लार्ज कर दी, इसको हम बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा। मान लीजिए कि ये अल्फा पार्टिकल जो है सो यहाँ ना होकर यहाँ होता है, तो सीधा ये निकल जाएगा किसी बिना किसी डेविएशन से। तो इस समय में जो है सो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा वो थीटा इक्वल टू जाएगा वो 0 डिग्री के करीब होगा। इसका मतलब क्या है कि स्कैटरिंग एंगल जो है सीधा बी पे डिपेंड कर रहा है। बी को डिक्रीज कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल जो है सो स्कैटरिंग एंगल जो है सो वो घट रहा है। अगर बी को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है। अगर बी को हम घटा के 0 कर दिए तो स्कैटरिंग एंगल जो है सो 180 हो गया है। बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैसे अपने सिलेबस में तो है नहीं, बस यहाँ पे जो लिखा रहेगा अगर v का वैल्यू v टेंड्स टू 0 है तो कितना एंगल पे स्कैटर्ड करेगा अल्फा पार्टिकल, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब 180, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये भी कहेगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर को घटाने पे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है या घटता है, मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इस सब भी बात करेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर घटा रहे हैं तो स्कैटरिंग एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे बी का एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद भी नहीं करना, वैसे लिख देते हैं जनरली, kz² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल I इंटू cot θ/2, कुछ इस तरह से होता है।
तो आप जानते हैं कि कोट थीटा में होता है, अगर थीटा का वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोट थीटा का वैल्यू 0 होता है, सॉरी कोट थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है। क्योंकि कोट थीटा में जिस तरह से एंगल हम बढ़ाते हैं तो कोट थीटा क्या होता है, जनरली आप जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो साइन सॉरी कॉस बाय साइन होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो आप देखेंगे तो देखिए ऊपर में अगर कॉस का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कॉस का वैल्यू 0 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, और कॉस का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो कॉस ऊपर घट रहा है, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू जो है सो ये भी अगर 0 रखेंगे तो ये कम है, अगर ये छोटा वैल्यू रहेगा तो इसको और बड़ा कर देगा, मतलब छोटा एंगल पे इसका वैल्यू कोट का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इन्फिनिटी को टेंस करता है। और जैसे ही हम 0 कर देते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं, मतलब 90 डिग्री कर देते हैं, तो उसमें इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ से देख रहा है कोट थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो इससे पता चल रहा है कि जो एंगल को हम बढ़ाते हैं, सॉरी ये बी को इम्पैक्ट पैरामीटर को इंक्रीज करते हैं तो एंगल घट जाता है, और इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर घटा देते हैं तो स्कैटर्ड एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारी बात हम बता चुके हैं, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो है सो कुछ ड्रॉबैक रह गया था, मतलब ये जो है सो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, और एक तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन सेकेंड को समझने के लिए आपको जो तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे, तो पहला तो हम बता दिए थे कि ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, तो पहले इसी के बेस पे क्या है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसको लिख सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एक मैक्सवेल थ्योरी है जिसको क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यहीं पे लिख देते हैं, चार्ज पार्टिकल emit रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी। अब इस बात को थोड़ा समझिए। तो जो रदरफोर्ड मॉडल थे, तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे जो है सो एक मैक्सवेल थ्योरी है, जो कि क्लासिकल थ्योरी इसको कहा जाता है, कि इनके अकॉर्डिंग होता है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। तो रेडिएशन इमिट करने का मतलब है कि वो अपना एनर्जी लूज करेगा। जैसा कि जानते हैं कि एटम जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है सो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्री आई होता है, पिटल फोर्स है। तो फोर्स तब आता है कब, जब एक्सेलरेशन इसके पास है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल भी है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग, इस क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन इमिट करना चाहिए, रेडिएशन इमिट्स। अब रेडिएशन जब इमिट करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, लूजेज इट्स एनर्जी। और ये अपना एनर्जी जब लूज कर देगा तो ये न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। जैसे कि मान के चलिए लगातार घूम भी रहा है, उसका एनर्जी भी घट रहा है, तो धीरे धीरे मतलब उसका स्पीड कम होता होता होगा क्या होगा, एक टाइम आएगा न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। जैसे कि मान लिए कि न्यूक्लियस है, अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है,
तो रिवॉल्व करते भी जाएगा, उसके बाद जो इसका रेडियस छोटा होता भी जाएगा, तो ये जलेबी की तरह कुछ होता 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 ये इस तरह से न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा करता है, जैसे कि अब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये अपना एनर्जी को लूज़ करेगा, मतलब रेडिएशन इमिट करेगा। तो रेडिएशन इमिट जब करेगा तो एनर्जी इसका घटेगा। एनर्जी जब घट रहा है तो एनर्जी घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के ऊपर ये फॉल कर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो है सो एटम जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी एंड फॉल्स ऑन एटम, सॉरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन 10 टू द पावर -8 सेकेंड। बताइए 10 का पावर -8 सेकेंड के अंदर ही ये खत्म हो जाएगा एटम। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सो ये जो रदरफोर्ड के मॉडल थे इस पे तो एटम का एक्टिविटी है एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। और सेकेंड ड्रॉबैक जो है वो आपको अभी तो समझ में नहीं आएगा, वो लेक्चर नंबर 3 जब आप अटेंड करेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो एटम सारे होते हैं, मतलब खास करके हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर लें तो हाइड्रोजन एटम को किसी अगर मान के चलिए मतलब वेसल्स में रख कर करके हम उसको इलेक्ट्रिक करंट से हीट करेंगे तो उससे रेडिएशन निकलेगा। अब उस रेडिएशन को हम प्रिज्म के थ्रू एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो स्पेक्ट्रम जो बनता है वो डिस्क्रीट बनता है, मतलब एक वेवलेंथ मिला उसके बाद जो है बीच में गायब होता है, फिर कुछ मिलता है, फिर गायब हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एक के बाद गायब है बहुत सारा, फिर इसके बाद एक है, फिर उसके बाद गायब है। इसे मान चलिए एक वेवलेंथ मिला पटना में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कोलकाता में, चौथा मुंबई में। तो इस तरह से डिस्क्रीट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी वाइट लाइट को, वाइट लाइट जो होती है एक तरह का रेडिएशन ही है, अगर वाइट लाइट को प्रिज्म से अगर पास कराते हैं तो सामने जब स्क्रीन पे उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मिला वो डिसकंटिन्यूअस था। तो पहली बात है कि ये दूसरे सेकेंड बात जो है सो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन। देखिए इस ये जो बात लिख रहे हैं आपको लेक्चर नंबर 3 के बाद पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बात अभी किए नहीं है तो फिर भी लिख देते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट मतलब एक के बाद एक मिला, उसके बाद कुछ गायब रहा, फिर आया, फिर गायब रहा। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से। तो इसको थोड़ा अगर हम दिखाना भी चाहें तो वो भी मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो देख लीजिए किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वेसल्स के अंदर हम, ये कोई वेसल्स है, इसके अंदर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन गैस है, ये जो है हाइड्रोजन गैस है। इसको हम लोग हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो रेडिएशन निकलेगा, क्योंकि अगर जानते हैं कोई भी मटेरियल जो होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। जैसे ही हीट करेंगे तो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, किससे? इलेक्ट्रिक करंट के मदद से, इलेक्ट्रिक करंट से। ऐसे इसमें आग लगा देंगे। जानते हैं कि आप हाइड्रोजन एटम को आग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, मतलब जो है सो ये बहुत ब्लास्ट करेगा। तो यहाँ से मान के चलिए रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकलने के बाद यहाँ पे एक हम लोग प्रिज्म रख देते हैं, क्योंकि अगर ये वाइट लाइट रहता तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता, तो ये एक रेडिएशन है, मतलब लाइट है, ये एक रेडिएशन निकला। यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, तो यहाँ से जो देखते हैं कि मान के चलिए कुछ इस तरह से ऐसे आया, एक स्पेक्ट्रम यहाँ बना, फिर दूसरा वहाँ बना और तीसरा जो है यहाँ पे बना। मान लीजिए कि एक यहाँ बना, बीच में गायब है। अगर इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा दें निकाल करके, तो मान लीजिए कि ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना, बीच में खाली जगह, मतलब ये डार्क स्पॉट है, फिर यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना। तो ये जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसी को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। मान के चलिए कुछ वेवलेंथ यहाँ पे मिला, λ1 ये मिला, उसके बाद λ2 ये मिला और λ3 ये मिला, और उनके बीच में जो वेवलेंथ बहुत सारे गायब हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर वाइट लाइट को पास कराते हैं तो स्पेक्ट्रम जो बनता है विजियर बनता है, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ होता है। तो ये जो होता है इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
अब इनको भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया था, इसके बारे में अभी पढ़े नहीं है तो इसलिए थोड़ा बाउंस जा रहा होगा। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इसको पेशेंस रखिए, लेक्चर नंबर 30 के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।